Hello. Good afternoon. Good evening, Good sir. afternoon. Good evening. हाँ, लास्ट क्लास के रिलेटेड कोई डाउट? No, sir. ओके, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे? Yes, sir. ओके, देन नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक, देखिए इंटीग्रेशन पहले होता क्या है, पहले वो समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा था डिफरेंशिएशन, इसका मतलब होता था स्प्लिट अप करना। ठीक, मान लीजिए मेरे पास कोई कर्व लिया कुछ इस तरह, यहाँ से कोई कर्व इस तरह से, बस एक मिनट। वेट कर ले रहे हैं, एक और स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, फिर मैं कंटिन्यू। देखिए, तो हमने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था डिफरेंशिएशन। उसका मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आपको इंटीग्रेशन का मतलब सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इस कर्व को बहुत फाइन पार्ट में ब्रेक करूँ, ये मेरे पास एक स्मॉल डिवीजन ऐसा हो सकता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे डिवीजन पॉसिबल हैं। सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन हो सकता है तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। स्मॉल स्मॉल उस पर्टिकुलर कर्व को ब्रेक डाउन करना। अब वहाँ पे इस यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को आप डेल्टा एक्स बोल सकते हैं, और यही चीज अगर बहुत स्मॉल हो तो उसको हम बोल सकते हैं dx। अब मुझे क्या करना है, इस छोटे छोटे सेगमेंट्स को अगर सम अप करना हो ताकि मुझे टॉर्टेड ग्राफ ऑब्टेन हो जाए, तो वो कैसे करूंगा? तो सम करने के लिए आपने मैथ्स में एक टर्म यूज किया होगा, समेशन सिग्मा, और इस पर्टिकुलर सेगमेंट को यूज कर रहा हूँ तो उसको बोल सकता हूँ डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल की तरह फॉर्म हो रहे हैं, जिसमें ये एक वर्टिकल लाइन उसके y को डिफाइन कर रहा होगा, एंड यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन उसके डेल्टा एक्स को डिफाइन कर रहा होगा। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का, इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करूंगा तो उसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इज y एंड ब्रेथ इज डेल्टा एक्स। सो मैं इसको लिख सकता हूँ
y टाइम्स डेल्टा x। इसी पर्टिकुलर टर्म अगर बहुत स्मॉल हो तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो समेशन को अगर मैं दूसरे फॉर्म में लिखता हूँ स्मॉल पार्ट के लिए, तो उसको लिखते हैं हम लोग साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसको लिखते हैं हम लोग लो। Yes, sir. वो थोड़ा नेट पता नहीं क्या हो गया था, इसलिए गड़बड़ हो गया था। ओके, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मेरे पास ये समेशन है, तो समेशन को अगर मैं स्मॉल पार्ट के लिखता हूँ तो फर्स्ट पार्ट आता है सम, सम का फर्स्ट लेटर आता है एस, इसीलिए मैं इसको एलोंगेट करके एक टर्म डिफाइन करता हूँ इस तरह, तो इसको बोलते हैं हम लोग साइन ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे दो क्वांटिटी है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे y, और डेल्टा x पे लिख सकते हैं हम लोग डेल x या dx। तब ये पूरा पार्ट कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पे y की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, उसको पुट कर सकते हैं एंड देन उसके बेस पे उसका फॉर्मूला होगा उसको कैलकुलेट करने का। तो इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब होता है किसी भी ग्राफ के टोटल पार्ट को ऑब्टेन करना, अगर आपको कोई स्मॉल स्ट्रिप गिवन हो उसके अकॉर्डिंग। जैसे आपका फर्स्ट अगर आपको फॉर्मूला दे रखा होता कि y और द फंक्शन इज x टू द पावर n, अगर ये आपका फॉर्मूला दे रखा होता, इसको यहाँ पे पुट करते तो ये फॉर्मूला होता इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर n टाइम्स dx। तब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका फॉर्मूला आता है उसके पावर को 1 रेज कर दीजिए एंड सेम टर्म से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये मेरे पास फर्स्ट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन के लिए। ठीक, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट को सम अप करके टोटल पार्ट ऑब्टेन होना, और जो डिवीजन है उस स्मॉल सेगमेंट का वो इतना छोटा है कि उससे छोटा पॉसिबल ना हो, इसलिए समेशन ट्रांसफॉर्म हो जाता है एस के टर्म में। इस एस के साइन को हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक, देन उसके बाद y की अलग अलग फंक्शंस के बेस पे वैल्यू होगी, उसके बेस पे उसका फॉर्मूला होगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए। ये समझ आया यहाँ तक? Yes. जैसे अगर आपका कोई फंक्शन दिया होता y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मुझे इसको इंटीग्रेट करना होता है, तो इसकी वैल्यू सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला लिखते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे जो भी पावर है उसमें 1 प्लस कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द रूल। सो इसको लिख सकता हूँ 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1, सो इट बिकम्स x raised to the power 3 डिवाइड बाय 3। तो ये मेरे पास सिंपल इंटीग्रेशन इस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ तक कोई मुश्किल? पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ।
एंड इसके ऑपरेशन सिखाता हूँ। इस फॉर्मूले में एक कंडीशन याद रखिएगा, n नॉट इक्वल्स टू -1, ठीक। बाकी हर जगह एप्लीकेबल होता है। लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. ओके। अब देखिए, अगर मैं किसी ऑपरेशन से रिलेटेड इस इंटीग्रेशन को करता हूँ तो वो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। जैसे पहला, अगर आपको y किसी दो डिफरेंट फंक्शन दे रखा हो, एक्चुअली में y नहीं गिवन होता, आपको डेरिवेटिव पार्ट गिवन होता है, तो उसको बोल सकता हूँ dy dx। ठीक, मेरे पास दे रखा होगा कोई फंक्शन fx या कोई दे रखा होगा अनदर फंक्शन gx। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको उस साइड ले जाते हैं और उसको इस तरह से लिखते हैं, dy is equals to fx times dx plus gx times dx। अब स्मॉल पार्ट है, उसको सम अप करके मुझे टोटल पार्ट ऑब्टेन करना है। तो जिस तरह डिफरेंशिएशन में प्लस होता और माइनस होता था, तो डिफरेंशिएशन ईच टर्म का इंडिविजुअली कर देते हैं। तो यहाँ पे भी जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हर पार्ट इंडिविजुअली इंटीग्रेट होता है। तो इसको अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको अलग इंटीग्रेट कर दीजिए एंड इसको अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इसको इंटीग्रेट किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके बेस पे फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी, पुट करिए, सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड dy सिर्फ है, y का कोई कंपोनेंट वहां पे नहीं है, तो मैं खुद से लिख सकता हूँ वहां पे उसके साइड में कोएफिशिएंट 1 हो सकता है, ठीक है। एंड देन चूंकि मुझे y का वेरिएबल चाहिए वहां पे जिसको मैं इंटीग्रेट करना हो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y raised to the power 0 into dy इंटीग्रेशन। अब किसी भी नंबर के ऊपर पावर गिवन हो तो उसका इंटीग्रेशन का सिंपल फॉर्मूला होता है, उसके ऊपर जितना पावर उसको 1 प्लस कर दीजिए एंड सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी y, ठीक। इसीलिए dy का डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन y लिख सकते हैं या dx का डायरेक्टली इंटीग्रेशन x लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? Yes, sir. ओके। जैसे एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको आसान सा, आपको गिवन हो कि dy dx is equals to 1 by root of x minus 2x plus 4। आपको बोले फाइंड y, ठीक। सबसे पहला काम, हर टर्म को पहले न्यूमरेटर में ले जाइए एंड उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लीजिए। दूसरा काम, यहाँ पर dx जो टर्म है लेफ्ट साइड में उसको राइट साइड ले जाइए एंड देन दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की इसको। सॉल्व हुआ अभी की? सर थोड़ा थोड़ा हो रहा है।
ओके देखिए मैं आपको बताता हूँ अप्रोच कैसे करेंगे। सबसे पहला पार्ट यहाँ पर डिनोमिनेटर में टर्म है रूट एक्स। रूट का मतलब होता है पावर हाफ। डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव हाफ है, तो मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो उसका पावर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। Negative. सो वी कैन राइट इट एज x टू द पावर नेगेटिव हाफ माइनस 2 बीइंग कांस्टेंट कोएफिशिएंट की तरह बिहेव करेगा, उसको बाहर रख लीजिए, x रेज़ टू द पावर 1 देन लास्ट 4। ठीक, उसके साथ कुछ नहीं तो आप 1 लिख लीजिए अपनी मर्जी से, या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में dx है उसको राइट साइड ले जाइए, सो वी कैन राइट इट एज dy इज इक्वल्स टू x raised to the power negative half times dx minus 2 x to the power 1 times dx plus 4 times dx। यहाँ पे x का कोई भी वेरिएबल्स के साथ नहीं है, बट मैं बोल सकता हूँ उसके कोएफिशिएंट 1 हो सकता है, और 1 को मैं x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे y का कोई भी वेरिएबल्स के साथ नहीं है जिसको मैं इंटीग्रेट करूँ, इसलिए मैं y टू द पावर 0 लिख सकता हूँ। अब साइन ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए हर टर्म के लिए, कोएफिशिएंट जो होता है वो बाहर आ जाता है एंड वेरिएबल के ऊपर वो पर्टिकुलर ऑपरेशन एक्ट करता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, देखिए कितना आता है आंसर। हो गया सॉल्व? हाँ कुछ मुश्किल है तो पूछिए। सर मेरा आंसर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ रहा है। रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। 2x। अच्छा देखिए मैं बताता हूँ। अदिति आपका आया? हाँ यस सर, ऐसा ही सिमिलर आंसर आया। देखिए जैसे यहाँ पे y टू द पावर 0, तो सेम डायरेक्टली मैं इसको लिख सकता हूँ y, जैसे मैंने लेफ्ट साइड में सॉल्व किया उसके बेस पे, इज इक्वल्स टू यहाँ पे x रेज़ टू पावर माइनस हाफ, तो फॉर्मूला हो जाएगा जितना पावर हो उसमें 1 प्लस करिए एंड सेम टर्म से यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट माइनस 2, यहाँ पे पावर 1 है तो उसमें 1 प्लस करिए एंड सेम टर्म से डिवाइड कर दीजिए, प्लस 4, यहाँ पे x टू द पावर 0 तो हो जाएगा 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1। ठीक, अभी पूरा पार्ट हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस 1 इज प्लस हाफ, तो x टू द पावर प्लस हाफ डिवाइड बाय माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 इज प्लस 1 बाई 2 माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स x टू द पावर 1। अब ये 2 डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 2 पावर हाफ, तो इसका मतलब होगा अंडर रूट ऑफ x, 2 कैंसिल आउट, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये टर्म हो जाएगा 4x। आंसर आपका इतना आया था। एक जगह फर्स्ट टर्म में आपने थोड़ी गलती की थी, मतलब 2 पता नहीं कहाँ चला गया था आपका, एंड एट लास्ट पार्ट में। ठीक, यस सर यस। अदिति यहाँ तक समझ आया? यस सर। ओके, अब देखिए कुछ पार्ट। ठीक है, मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ। जैसे अगर आपका कोई फंक्शन होता था y विच इज इक्वल्स टू अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, अगर मैं इसको सिंपली डिफरेंशिएट करूँ तो dy dx यूजिंग एक्सपोनेंशियल रूल, जो भी पावर होता है उसके बेस में आ जाता है, उसका पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इसको लिख सकते थे 2x 2 minus 1 which is 1 प्लस 4x to the power 1, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे 1x 1 minus 1
which is 1 and 2 constant term, तो उसका डिफरेंशिएशन 0. ये पूरा पार्ट आपका आ गया dy dx is equals to 2x plus 4. अब मुझे वापस इंटीग्रेट करना है ताकि जो टोटल पार्ट ऑब्टेन जो y था वो ऑब्टेन हो जाए. तो वो देखिए कैसे करें. तो इस dy को निकालना हो तो dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x dx plus 4 times of dx. इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन. ठीक, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना. तो पहले मैंने उसको ब्रेक डाउन किया एंड फिर ब्रेक करके फिर सम अप करने की कोशिश कर रहा हूँ क्या दोनों रिजल्ट सेम आते हैं या नहीं आते, उसको चेक करने के लिए. अब यहाँ पे कुछ भी नहीं तो y पावर 0 लिख सकता हूँ और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो x पावर 0 लिख सकता हूँ. आप नहीं भी लिख सकते, आप डायरेक्टली dy को y लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, बट आपको प्रोसेस याद होना चाहिए कैसे हुआ था ये. अब इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन 0 plus 1 डिवाइड बाय 0 plus 1, ये हो जाएगा 2 times x to the power 1 plus 1 डिवाइड बाय 1 plus 1 एंड ये पार्ट 4 x to the power 0 plus 1 डिवाइड बाय 0 plus 1. ठीक, तभी पूरी वैल्यू हो जाएगी y, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 2 times of x square डिवाइड बाय 2 प्लस 4 times of x. ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी x square plus 4x is equals to 1. क्या ये पार्ट और जो हमने पहला पार्ट लिया था क्या दोनों इक्वल है कि इक्वल नहीं है? नहीं है इक्वल. क्या डिफरेंस है? 2x plus 4 है y की. फर्स्ट आपने जब लिया था यहाँ पे तो वहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 था, 2 एक Yes. कांस्टेंट पार्ट था. ठीक, बट जब मैं फिर दोबारा उसको इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट नहीं आ रहा है. Yes. तब यहाँ से हम एक पार्ट यूज करते हैं कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेट करने के साथ लास्ट में हम एक नंबर असाइन करते हैं c, उसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. उसका मतलब इसलिए क्योंकि मे बी वो पार्ट डिफरेंशिएट जब किया होगा तो उसमें कुछ पार्ट कांस्टेंट रहा होगा जिसको डिफरेंशिएट करते वक्त 0 हो गया होगा. एंड चूंकि जब फिर वापस जब इंटीग्रेट करते हैं तो वो 0 कोई उस पर्टिकुलर टर्म में इंक्लूड नहीं करते, इसलिए लास्ट में हम एक साइन यूज करते हैं c, विच इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू सॉल्व कैसे करेंगे तो उसके लिए आपको लिमिटिंग गिवन कंडीशन होगी, मैं आगे बताऊंगा. ठीक, तो यहाँ से हमने डिफाइन कर दिया कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, बट जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमेशा इसके साइड में एक c लिखा होता है. c डॉट c लिखा हो सकता है या सिंपली c लिखा होता है. इसका मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो डिफाइन करता है कि इन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कुछ पार्ट कांस्टेंट रहा होगा जिसको डिफरेंशिएट करते वक्त 0 हो गया होगा. उसी चीज को वापस रिट्रीव करने के लिए हम इस c को पुट करते हैं. यहाँ तक समझ आया? Yes, Yes. sir. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे बताता हूँ. Yes, sir. हो गया. रितिशा डन? Yes.
देखिए नेक्स्ट, अब इसके बाद कुछ फॉर्मूले और, ठीक है, जिसको अप्लाई करने के लिए, जैसे मैंने पहला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया x टू द पावर n, तब उसके लिए ऐसा होता है। दूसरा, अगर आपको sin x दे रखा हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू dx। cos x दे रखा हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक। एंड जो सारी चीजें हमने डिफरेंशिएशन में यूज की थी उसको बस रिवर्स कर दीजिए, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे sin x को अगर मुझे इंटीग्रेट करना हो तो इसका फॉर्मूला आता है माइनस कॉस एक्स। बोले क्यों, कि कॉस को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते तो माइनस साइन आता, तो वही साइन यहाँ पे बाहर चला आता है। साइन को जब डिफरेंशिएट करते थे तो कॉस आता था, इसलिए कॉस को इंटीग्रेट जब करते हैं तो साइन एक्स आता है, ठीक। 1/x dx, या इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर -1 dx। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए हमने एक टर्म पढ़ा था log x। log x को डिफरेंशिएट करते थे तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x आता था, इसीलिए 1/x या x टू द पावर -1 को जब इंटीग्रेट करते हैं तो log x होता है। इसलिए मैंने पीछे एक्सपोनेंशियल में n की वैल्यू को -1 के अलावा के लिए डिफाइन करने के लिए कहा था। n की वैल्यू -1 हो तो सिंपली log x के इक्वल होता है, ठीक। एंड लास्ट e टू द पावर ex dx, तो वो सेम e टू द पावर x ही होता है, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आए? Yes, sir. ओके, तो ये सिंपली फॉर्मूला है। अब देखिए डिफरेंशिएशन की तरह जैसे वहां पर प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल होता था, इंटीग्रेशन में ऐसा कोई रूल नहीं होता, ठीक है। तो इस यहाँ पे हम दो रूल अप्लाई करते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक प्रोडक्ट रूल जब अप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग आइलेट रूल, ठीक। इन दोनों के बेस पे आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको टॉपिक बताता हूँ कहाँ कहाँ है, ठीक, और सिर्फ आप फॉर्मूले याद रखिए, उसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं पूछी जाएगी। पहला एक होता है सुपरपोजिशन, या उसी चीज को सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका मतलब क्या होता है, ठीक। एंड सब्स्टिट्यूट किस चीज को करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए जैसे मैंने इस फॉर्मूले में कहीं नहीं लिखा कि tan कैसे डिफरेंट मतलब इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर आपको बोले कि tan को मुझे इंटीग्रेट करके दिखाए या cot x को इंटीग्रेट करके दिखाए तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो हम सिंपली लिख सकते हैं tan x dx इंटीग्रेशन। इसको हम लिख सकते हैं sin x डिवाइड बाय cos x dx। यहाँ तक कोई मुश्किल? No, sir. ओके, अब इसमें चेक करते हैं जो dx जो पार्ट है वो हमेशा न्यूमरेटर में होगा, ठीक है। तो उसको छोड़ के जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको देखिए, या न्यूमरेटर में जो टर्म है उसको देखिए, दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होगा हमेशा, ठीक। या तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, ऐसा कुछ रिलेशन बनता होगा। तब वहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं एक नंबर, लेट, मैंने कोई नंबर असाइन कर लिया t विच इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर cos x, ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir. अब यहाँ पे जो t है वो cos x डिपेंडेंट फंक्शन बन गया, इसलिए t को x के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा सो इसको ऐसे लिख सकता हूँ dt by dx, एंड cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ sin x। अब यहाँ से अगर मैं dt की वैल्यू निकाल लूँ सो वी कैन राइट dt इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ sin x dx, या इसका साइन माइनस इधर ले जाइए तो ये प्लस बन जाएगा। अब ये पूरा पार्ट देखिए, ठीक, एंड ये पूरा पार्ट देखिए। इन दोनों पार्ट को अगर मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं तो देखिए सब्स्टिट्यूट हो सकता है, नहीं हो सकता। देखिए कैसे, न्यूमरेटर में आपको दे रखा है sin x dx, देखिए यहाँ पे sin x dx है, इसकी जगह पे कितना पुट करेंगे माइनस dt, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं माइनस dt डिवाइड बाय cos x, cos x की जगह पे हमने क्या अज्यूम किया था t डिवाइड बाय t। यहाँ तक समझ आया मैंने कैसे कैसे सब्स्टिट्यूट किया? एक बार दोबारा बता दीजिए। देखिए मैंने कहा था जब कभी सब्स्टिट्यूट करना हो तो आप न्यूमरेटर में जो dx के साथ जो टर्म है उसको छोड़ दीजिए,
यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए कॉस है, कॉस को अगर मैं सिंपली डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक। इसीलिए उस पार्ट को लेते हैं जिसको मुझे डिफरेंशिएट करके अगला पार्ट dx के साथ वाला पार्ट आ जाए। इसलिए मैंने वहां पे एक सब्स्टिट्यूट किया, t इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, मैंने मान लिया। अब t यहाँ पे x डिपेंडेंट फंक्शन, इसलिए t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। यहाँ से dx डिवाइड में उससे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो dt की वैल्यू आ गई साइन एक्स dx। इसका नेगेटिव साइन मैं इस साइड ले लिया, क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ साइन एक्स dx की वैल्यू चाहिए थी, जो कि उसके न्यूमरेटर का पार्ट है। आया समझ? यस थैंक ओके, तो साइन एक्स dx की जगह पे माइनस dt पुट कर दिया, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे cos x है तो उसकी जगह पे ये टर्म पुट कर दिया t, ठीक। अब ये सिंगल वेरिएबल टर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक। इसका इंटीग्रेशन हमें याद है शायद ये वाला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/x की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग टी, और t की वैल्यू ने कितना अज्यूम किया था, cos x, पुट कर दीजिए तो ये पूरा फॉर्मूला आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग cos x, ठीक। इसलिए tan x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ लॉग cos x होता है, या इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने आपको जब लॉग पढ़ाया था तो बताया था कि जब बेस में ये टर्म होता है तो वो इस साइड ले जाते हैं तो इस नंबर के पावर में कन्वर्ट हो जाता है। सो वी कैन राइट इट एज log cos द पावर -1, एंड किसी भी नंबर के ऊपर -1 होता है इसका मतलब होता है 1/x। सो 1/log cos x इज इक्वल टू sec x, इसीलिए tan x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन log sec x होता है। ये समझ आया? Yes, sir. आसान? थोड़ा मुश्किल आपको फील होता होगा क्योंकि Yes, ये sir. थोड़ा सा थोड़ा डिफरेंट मेथड है। हाँ। रितिशा समझ आया ये यहाँ तक? यस सर। मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज की है लॉग की, ठीक है, कि अगर कोई नंबर a लॉग अगर m हो तो ये a m के पावर के ऊपर चला जाता है, सो लॉग m टू द पावर a। ऐसा हमने लॉग के टॉपिक में पढ़ा था। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, शायद आप उसे सॉल्व करें तो ज्यादा आसानी से समझ आएगा। और यस सर हो गया। डन? Yes, sir. ओके, जिससे अगर मैं इसी में क्वेश्चन बोलूं कि अगर आप cot x को इंटीग्रेट करिए, देखिए कितना आता है।
रितिशा सॉल्व हो रहा है? यस सर, कर रहे हैं सर। अदिति कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No, sir. सर इसका आंसर log sin x है क्या? बहुत अच्छे। रितिशा आपसे हुआ? यस सर, यस सर। सेम आया log sin x? आपने इसको ऐसे किया होगा, cot x is equals to cos x Oh, by dx sin x. by sin x। Yes, sir. sin x को आपने t मान लिया होगा, तो पूरी वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन Yes, sir. t एंड 1 अपॉन t उसका इंटीग्रेशन log t एंड t की वैल्यू सिंपली sin, इसलिए आपका आंसर log sin x आ गया होगा। तो यहाँ पे आपने t अज्यूम किया था sin को, ठीक? रितिशा समझ आया? सर एक सेकंड, मेरा माइनस आ रहा है, मतलब आपने sin x जब माइनस। लिया होगा तो sin x का डिफरेंशिएशन प्लस cos x होता है, ओके। ठीक है? अब देखिए मेथड और कहाँ अप्लाई करते हैं। देखिए मैंने आपको एक टर्म सिखाया था कि अगर आपको दे रखा हो sin 2x माइनस 3, अगर ऐसे कोई फंक्शन दे रखा हो तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, क्योंकि साइन वो भी एक फंक्शन है और उसके साथ जो एंगल है वो एक अलजेब्राइक फंक्शन है, ठीक? तो आपको जो यूज करना है वो सिर्फ सिंगल पावर के लिए यूज करना है, हायर पावर के लिए आपको न्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, चूंकि एंगल एक टर्म नहीं है तो उस एंगल को टी अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना हो dx के टर्म में, तो फर्स्ट लेट t इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, सो वी कैन राइट इट एज dt by dx is equals to 2, x का डिफरेंशिएशन इज 1, 3 का डिफरेंशिएशन 0, सो ये पूरा टर्म हो जाएगा dt is equals to 2 dx। मुझे सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए 2 डिवाइड में ला दीजिए इज इक्वल्स टू dx। तो एक पार्ट आपका dx का ये आ गया और एक पार्ट ये आ गया। इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं उस इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होके कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन एंड ये पूरा टर्म हो जाएगा t, और dx की जगह पे लिख सकता हूँ dt डिवाइड बाई 2, सो dt अपॉन 2। ये समझना है ट्रांसफॉर्मेशन। सर एक और बार समझा दो प्लीज। जैसे मैंने कहा कि कोई भी फंक्शन दे रखा हो जिसमें एक से ज्यादा का कॉम्बिनेशन हो, जैसे यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये उसका जो एंगल है वो अलजेब्राइक फंक्शन है, तो ये सिंगल टर्म नहीं है जो साइन एक्स को डायरेक्टली मैं कॉस एक्स के टर्म में इंटीग्रेट कर सकता हूँ माइनस कॉस एक्स टर्म में। तो यहाँ पे एंगल डिपेंडेंट टर्म है, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन एक से ज्यादा टर्म है उसके बेस पे। तब हम उसके लिए क्या करते हैं, उस पूरे टर्म को टी अज्यूम कर लेते हैं सिंगल टर्म बनाने के लिए। फिर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, चूंकि एक्स डिपेंडेंट फंक्शन है तो डी टी बाई डी एक्स कर दिया, 2 बीइंग कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 कांस्टेंट 0,
मुझे dt इन टर्म्स ऑफ dx आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करके। मुझे यहाँ पर dx की वैल्यू पुट करनी है, ठीक, एंड इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो dx की वैल्यू यहाँ से आ गई dt डिवाइड बाई 2 और इस पूरे टर्म की वैल्यू आ गई t। तो ये पूरा इक्वेशन अब ट्रांसफॉर्म होके कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना आई थिंक ज्यादा आसान है क्योंकि ये सिंगल टर्म डिपेंडेंट हो गया है, समझ। मुझे बस क्या करना यस है, सर। उस पूरे एक्सप्रेशन को सिंगल फंक्शन डिपेंडेंट बना देना है ताकि उसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर ले, ठीक है। रितिशा समझ आया ये? यस यस। ओके, अब डायरेक्टली मेरे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हाफ बार था। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस ऑफ कॉस, एंड टी की वैल्यू हमने अज्यूम कितने की थी, इतना। तो ये पूरा टर्म हो जाएगा माइनस हाफ कॉस 2x माइनस 3। तो ये पूरा फॉर्मूला करता है। अब इसमें मैं एक चीज और सिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये तो हुआ मुझे जब इंटीग्रेट किया उस पर्टिकुलर टर्म को तब ऐसा आया। अगर मुझे सेम फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता तो कैसा होता, ठीक, मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। एंड दोनों में कुछ प्रॉपर्टी रिलेशनशिप, जैसे अगर मुझे उसी पर्टिकुलर टर्म को साइन 2x माइनस 3 इसको डिफरेंशिएट करना होता तो आप ये कहते dy dx इज इक्वल्स टू, पहले सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है, साइन। तो साइन को डिफरेंशिएट करते हैं एंड उसके अंदर वाले फंक्शन को कोई अफेक्ट नहीं करते हैं। तो इसको मैं डायरेक्टली लिखता cos 2x माइनस 3, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इज एंगल, जो कि फर्दर एक फंक्शन है, तो उसको फर्दर आप डिफरेंशिएट कीजिए। इसलिए 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो लिख सकते हैं 2, x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस 3 तो उसका डिफरेंशिएशन 0। सो आपको ये पूरा पार्ट आ जाएगा 2 टाइम्स cos 2x माइनस 3। इस डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम है आपको? ये याद है आपको जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था, फंक्शन ऑफ फंक्शन? यस सर। रितिशा, यस अब देखिए इसमें क्या है, अब दोनों जो मैंने इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन किया, दोनों में आपको रिलेट क्या कराना है। मेरे कहने का मतलब ये था कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका जो कोएफिशिएंट होता है, ये जो कोएफिशिएंट है 2, वो यहाँ पे मल्टीप्लाइड में आ जाता है। बट जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2, वो यहाँ पे क्या आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। एज मच एंड बाकी जो नॉर्मल इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं वो सेम सेम वैसे ही है। तो अब याद रखिएगा, जब कभी डिफरेंशिएट करते हैं तो x का जो कोएफिशिएंट होता है डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाइड में आता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है। आज समझ ये याद रहेगा। यस यस सर। देखिए मैं इसको समराइज करके लिख देता हूँ, पहले इसको यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं इसको समराइज करता हूँ।
लिख लिया रितिशा? Yes, sir. I hope. Yes, sir. ओके, अब मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। अगर आपको दे रखा हो कि फाइंड dy dx ऑफ अ टर्म sin kx प्लस 4, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? डायरेक्ट लिख के बताइए। सेकंड पार्ट, अगर आपको दे रखा हो इंटीग्रेशन cos x डिवाइड बाई k माइनस 2 टाइम्स dx, इसकी वैल्यू कितनी है? उस पूरे प्रोसेस से मत कीजिए, डायरेक्ट जैसे मैं लास्ट जो रिजल्ट लिखा था उसके बेस पे करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं आपको फर्स्ट पार्ट बताता हूँ, यहाँ पे साइन, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस, एंड उसके साथ जो टर्म होता है एज इट इज, बट यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे? k, इसीलिए वाइल डिफरेंशिएटिंग जो k होता है उसके मल्टीप्लायड में आ जाता है। लिख सकता हूँ डायरेक्टली? Yes, sir. ओके, अब सेम उसी तरह इंटीग्रेशन करना हो तो कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन x बाई के माइनस 2, और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो डिवाइड में आ जाता है, तो डिवाइड में आएगा तो कितना हो जाएगा? 1/k, 1/k ऊपर चला जाएगा तो ये पूरा टर्म आ जाएगा k टाइम्स साइन x बाई के माइनस 2। रितिशा, ये समझ आया? सर पूरा नहीं आया। देखिए, मैं आपको जैसे पिछला रिलेट करता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा था कि जब इंटीग्रेट करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है वो यहाँ पे देखिए डिवाइड में आ जा रहा है, आ रहा है ना? यस सर। और मैंने पूरा प्रोसेस करके दिखाया है, तब मैं लास्ट में रिजल्ट दिखाया। तो आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसी तरह मैंने जब डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x 2 है, तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाइड में आ रहा है। ठीक, तो मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ जब कभी साइन कॉस टैन कुछ भी टर्म दे रखा हो उसमें x जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट जो भी टर्म होगा वो डिफरेंशिएट करते वक्त उसके मल्टीप्लाइड में आ जाता है एंड इंटीग्रेट करते वक्त उसके डिवाइड में आ जाता है। ठीक है? यस सर। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू होल दिस प्रोसेस आप डायरेक्टली उस रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? k, तो डायरेक्टली k बाहर आ गया। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos, उसके साथ जो टर्म एज इट इज रहेंगे सेम। उसी तरह जब इंटीग्रेट करते हैं तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, कोएफिशिएंट ऑफ x 1/k हो जाएगा यहाँ पे, तो वो डिवाइड में, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, एंड बाकी सारे टर्म एज इट इज सेम। ठीक, तो ये दो रूल याद रखिएगा, इसी दोनों को आगे यूज करना होगा आपको। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? यस। ओके, अब हम इंटीग्रेशन जब करते हैं तो इंटीग्रेशन दो तरह से करते हैं। अभी तक मैंने जितने भी इंटीग्रेशन किए सब में कोई वैल्यू डिफाइन नहीं थी कि कहाँ से कहाँ तक मुझे सम करना है, उस पर्टिकुलर ग्राफ को कैलकुलेट या इवेलुएट करना है। इसीलिए मेरे पास इंटीग्रेशन दो तरह का। ठीक, एक को बोलते हैं हम लोग इनडेफिनिट और दूसरे को बोलते हैं हम लोग डेफिनेट। ठीक, इनडेफिनिट का मतलब कि अगर मेरे पास कोई ग्राफ दे रखा हो एंड उस ग्राफ में उसका लिमिट डिफाइन ना हो कि कहाँ से कहाँ तक उस ग्राफ को सॉल्व करना हो, फ्रॉम वन इनटू अनदर कोई डिफाइन ना हो, तो उसको बोलते हैं इनडेफिनिट। बट अगर उसी कर्व के लिए एक फिक्स बाउंड्री डिफाइन कर दी जाए, ठीक,
कि मुझे इस एंड से सिर्फ इस एंड तक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिर्फ इतने पार्ट को इवैल्यूएट करना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक, तो इनडेफिनेट इंडेफिनेट का मतलब समझ में आया? यस सर। ओके, तो इनडेफिनेट में कोई वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, कोई लिमिट डिफाइन नहीं होता है कहाँ से कहाँ तक सॉल्व करना है, बट डेफिनेट में वैल्यूज या बाउंड्री डिफाइंड होती है कि कहाँ से कहाँ तक सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए उस डेफिनेट को सॉल्व कैसे करते हैं, मैं आपको वो तरीका सिखाता हूँ। सपोज कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोऑर्डिनेट जो होगा उसकी वैल्यू मैंने लिया a, एंड उसी तरह यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू डिफाइंड होगी वो मैंने कोऑर्डिनेट लिया b। मतलब इस कर्व को फ्रॉम दिस पॉइंट a टू दिस पॉइंट b आपको सॉल्व करना है। तो जो मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट या स्टार्टिंग लिमिट, एंड जो फाइनल पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक, तब इसी डेफिनेट इंटीग्रेशन को अब ट्रांसफॉर्म करके ऐसे लिखते हैं कुछ, इंटीग्रेशन उस पर्टिकुलर फंक्शन का dx के रिस्पेक्ट में फ्रॉम a टू b। तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे a एंड b क्या है, उसके लिमिट, बाउंड्री, कहाँ से कहाँ तक उसकी वैल्यू निकालनी है। ये समझ आया? यस सर। रितिशा समझ आया ये मैंने नोटेशन क्या दिया? ओके, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इस पे प्रॉब्लम करना सिखाता हूँ, तब आपको ज्यादा समझ आए कि एक्चुअली में करना क्या है। लिख लिया? यस सर। रितिशा डन? यस। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम दे रखा हो तो उसके अकॉर्डिंग मुझे सॉल्व करना है। सपोज कर लीजिए dy dx इज इक्वल्स टू, आपको दे रखा हो सिंपली एक्स स्क्वायर, एंड एक्स की वैल्यू पुट करनी है 1 टू एक्स की वैल्यू 3 तक, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, dy इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो y टू द पावर 0, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 0 + 1 डिवाइड बाई 0 + 1, यहाँ पे 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1। ठीक, इसमें लिमिट है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 3 तक, तो इस 1 को बोलते हैं लोअर लिमिट, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे, एंड 3 को बोलते हैं अपर लिमिट, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे। जब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो इसको लिखते हैं यहाँ पे और इसको लिखते हैं यहाँ पे, तब इसका नोटेशन हो जाता है y, ये हो जाएगा आपका x³ डिवाइड बाई 3, लिमिट 3 से लेके 1 तक। इसका मतलब ज्योमेट्रिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि कर क्या रहे हैं। कोई भी कर्व है आपको इस तरह, ठीक, जो इंटीग्रेट होके आया है, तो उसकी वैल्यू फ्रॉम दिस 1 पॉइंट से दिस 3 पॉइंट तक सॉल्व करना हो ताकि ये टोटल पार्ट आपका ऑब्टेन हो जाए। तब हम क्या करते हैं, जो आपके पास ये फंक्शन आया है उसमें अगर मैं x की जगह पे एक बार 3 पुट करूंगा तो वो टोटल यहाँ से यहाँ तक के इस पूरे पार्ट को दे देगा।
क्योंकि हम एरिया सॉल्व कर रहे हैं। एज मच यस सर। ओके, तो जैसे ही मैंने x की जगह पे 3 पुट किया इस जगह पे, तो वो अप टू दिस पॉइंट तक वो पूरा पार्ट एरिया दे देगा। उसी तरह अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो आपको वो पूरा इतना पार्ट दे देगा, ये पार्ट अप टू 1 तक। ठीक, अगर मैं दोनों पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चाहिए था, तो अपर लिमिट पुट करके लोअर लिमिट पुट करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ताकि आपका जो रिक्वायर्ड पार्ट इतना था वो ऑब्टेन हो जाए। ये समझ आया? यस। यस। ओके, तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए वैल्यूज पुट करते हैं, तो एक बार पुट करते हैं, जैसे 3 बाहर हो गया, एक बार x की जगह पे 3 पुट कीजिए तो हो जाएगा 3 का क्यूब, फिर एक बार x की जगह पे 1 पुट कीजिए तो 1 का क्यूब। तो ये जो 3 पार्ट है वो टोटल पार्ट को बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक को। ये जो 1 है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक को बता रहे हैं। तो अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं ताकि मुझे ये पार्ट ऑब्टेन हो जाए, तो इसके बीच में माइनस, तभी पूरी वैल्यू आ जाएगी। 3 पे पावर 3 is 27 minus 1 which is 26 डिवाइड बाई 3, इसलिए आपका आंसर 26/3। ये समझ आया? यस सर। ओके, तो हमने यहाँ से डिफाइन किया कि एक्चुअली में इंटीग्रेशन में लिमिट का मतलब क्या होता है एंड उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या डिफाइन करता है, क्यों उसके बीच में हम माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए आपको। सर होगा। बोलिए। सर मैंने पूरा लिख लिया। अच्छा, ओके, यहाँ तक समझ आया? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। if dy dx is equals to sin x plus cos x, find y for x is equals to 0 to x is equals to pi by 4. Pi by 4 is 45 degree. ट्राई करिएगा इसको सॉल्व करने की।
इसका कैसे होगा नहीं समझ आ रहा। आंसर कितना है? कैसे का? ठीक है, सबसे पहला पार्ट आप dy इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते थे, sin x dx प्लस cos x dx, क्योंकि प्लस हो या माइनस हो फंक्शन में तो हम इंडिविजुअली उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ तक लिखा आपने? यस ठीक, अब इसके बाद लिमिट पुट कीजिए, कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके π/4, यहाँ पे भी लिखिए 0 से लेके π/4। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो y पे पावर 0 लिख सकते हैं, या इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं तो y आ जाता है। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? मैंने पीछे लिखा था माइनस कॉस। ठीक, लिमिट 0 से लेके π/4 तक प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन प्लस साइन आता है, तो इसको लिख सकते हैं प्लस ऑफ साइन एक्स π/4 to 0। यहाँ तक आया? यस। अब इनकी वैल्यूज को पुट करिए, माइनस बाहर रहने दीजिए, कॉस एक्स की जगह पे एक बार π/4 पुट कीजिए, कॉस π/4 माइनस एक्स की जगह पे 0 पुट कीजिए, कॉस 0, ऐसे लिखते हैं। फिर बीच में प्लस, सेम यहाँ पे साइन π/4 माइनस साइन 0। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये कितना आता है? फर्स्ट सॉल्व ये आगे, अदिति आपका हुआ यहाँ से आगे? यस सर, हो रहा है। एक वैल्यू सर याद है? cos 45, cos 0, sin 45 सब? रितिशा आपने सिंप्लीफाई किया यहाँ से आगे? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। देखिए, मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो इसको लिख सकता हूँ माइनस cos 45 माइनस माइनस प्लस cos 0। सर, इसका आंसर -3/4 आएगा। देखते हैं, देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो पूरा टर्म खत्म। ठीक, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, माइनस में है तो -1/√2। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है रितिशा? 1 सर। 1। साइन 45 की वैल्यू +1/√2। अब देखिए ये टर्म एंड ये टर्म सेम सेम है, एक प्लस साइन और एक माइनस साइन, तो पूरा आंसर कितना आ गया? आया समझ? सर वो π/4 का क्या हुआ?
पाई बाई 4, जैसे मैंने कहा था ना कि अच्छा एंगल का पाई का मतलब होता है 1 यस डिग्री, तो पाई बाई 4 यस का मतलब 45 डिग्री। ठीक, यहाँ तक समझ आया? यस अदिति समझ आया? यस सर। ओके, तो आपका आंसर 3/4 कैसे आ रहा था? सर एरर हो गई थी बीच में। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए और। यहाँ तक लिख लिया? यस यस ओके, एक क्वेश्चन करिएगा। इफ dy dx is equals to 2x minus 1 by root x plus 1, find by for x is equals to 1 to x is equals to 4। अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। रितिशा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही सॉल्व करने में? ये तो कर रही हूँ सर। ओके,
सर इसकी वैल्यू मतलब कांस्टेंट ही आएगी? हाँ, कोई नंबर आएगा, कांस्टेंट नंबर के टर्म में। मेरा तो वेरिएबल में आ रहा है। एक्स के टर्म में आ रहा है, ऐसे कैसे? अदिति आपसे हुआ? सर हो रहा है लेकिन पता नहीं गलत आ रहा है। अच्छा देखिए, मैच करते हैं यहाँ से। ओके। 2x dx माइनस, यहाँ पे रूट एक्स को जब न्यूमरेटर में ले गया तो इसका पावर कितना लिख सकते हैं? एक्स माइनस हाफ 1/2 माइनस माइनस। प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक, इंटीग्रेशन 1 को आप x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, या बाहर में 1 रहने दीजिए, आपकी मर्जी। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तभी पूरी वैल्यू हो गई y। अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट कर दूं, कहाँ से कहाँ तक? 1 से 4 तक, तो हो जाएगा 1 to 4, हो जाएगा 1 to 4, 1 से लेकर 4 तक। 2 बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? पावर 1 है तो 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2, सो एक्स स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट 1 to 4 माइनस एक्स टू पावर हाफ, तो उसका इंटीग्रेशन उस टर्म में +1 कीजिए एंड उतनी टर्म से डिवाइड कर दीजिए। लिमिट 1 से 4 तक प्लस 1 बाहर, इस टर्म का इंटीग्रेशन x 1 से लेकर कहाँ तक? 4 तक। यहाँ तक आया आपका? यस सर। यस सर। ओके, अब देखिए कौन कौन से टर्म कट जाएंगे। ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर लिमिट 1 to 4 माइनस, ये टर्म हो जाएगा +1/2, ये भी टर्म हो जाएगा +1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये समझ आया? यस सर। ओके, +1 नहीं लिखते, सिंपली x 1 से 4 तक। यहाँ तक एक्सप्रेशन आया आपका? यस सर। सर इसके बाद थोड़ा इसके बाद अब सिंपली वैल्यूज को पुट करिए, सिंप्लीफाई कीजिए। तो एक्स स्क्वायर है 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट में मेरे पास माइनस है, 2 बाहर एंड वहां पे रूट एक्स है, तो रूट अंडर एक्स की जगह पे 4 माइनस रूट अंडर 1। थर्ड पार्ट इज प्लस एक्स, सो एक्स के लिए एक बार 4 और एक्स के लिए एक बार 1। सिंपली जहां जहां भी x दे रखा है तो उसकी जगह पे एक बार अपर लिमिट पुट कीजिए, फिर उसी की जगह पे एक बार लोअर लिमिट पुट कीजिए। दोनों को इंडिविजुअली लिख के तब सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक ही साथ लिख के सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। अब तो आगे सिंप्लीफाई हो गया होगा। यस यस सर। 16 आ 15। गया। ओके, 4 4 16 माइनस 1 विच इज 15 माइनस, ये हो जाएगा 2 और ये 1, 2 माइनस 1 इज 1 इंटू 2 विच इज 2, और ये 4 माइनस 1 विच इज 3। 15 + 3 18 माइनस 2 is 16। ठीक, तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट वैल्यूज पुट करके कोई अननोन वेरिएबल टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब इस इंटीग्रेशन को यूज करके एक टर्म फाइंड करना होता है आपको, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो मैंने पीछे बताया था कि उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो यस नहीं? सर। नो सर। ओके, पहला, अगर आपको गिवन हो फाइंडिंग वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसके लिए कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होगा, ठीक है, तो उसमें कुछ वैल्यूज गिवन होती है।
जैसे आपको क्वेश्चन जब उसमें दे रखा हो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए, तो उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा, dy dx इज इक्वल्स टू, सपोज कर लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 2x प्लस 5, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है। तो वहां पे गिवन होगा if x इज इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू -2 है या -3 ले लीजिए, ठीक। देन आपसे पूछेगा फाइंड y, एक्सप्रेशन सिर्फ निकालने के लिए, वैल्यूज निकालने के लिए नहीं बोला, एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोला, ठीक। तब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा नॉर्मली, तो dy इज इक्वल्स टू 2x dx प्लस 5 dx, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ठीक। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा 2, x टू द पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 dx का इंटीग्रेशन x, एंड इसके साइड में कोई टर्म ना हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं। अब बात आती है कहाँ पे मुझे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए होता है, कहाँ पे मुझे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं चाहिए। तो जहां कहीं भी ये वैल्यू गिवन दे रखा हो, मुझे एक टर्म 0 के बेस पे कोई दूसरी वैल्यू दे रखी हो, तो वहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, ये याद रखिएगा। आया समझ? ऐसा तो कोई भी या x 0 होगा या y 0 होगा। हाँ, तो जहां कहीं भी एक टर्म 0 के बेस पे आपको दूसरी वैल्यू दे रखा हो, तो उसके बेस पे आपको क्वेश्चन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पहले फाइंड आउट करना है, ये याद रखिएगा, ठीक। अब इसके बेस पे वैल्यूज पुट करिए। x जब मैं 0 पुट करूं तो y की वैल्यू कितनी है, -3 पुट कर दीजिए, तो y की जगह पे -3, x की जगह पे 0, 0 प्लस c, तो सिंपली मेरे पास यहाँ से आंसर c की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब इस एक पर्टिकुलर c की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, सो आपका इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x -3, ये आपका एक्सप्रेशन है। ये समझ आया मैंने कैसे सॉल्व किया? यस सर। ठीक है, तो किसी भी एक्सप्रेशन में आपको वैल्यू गिवन होगी, स्टार्टिंग वैल्यू कोई भी टर्म, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x की वैल्यू 0 लिखा, x की वैल्यू 1 भी दे सकता है, 2 भी दिया हो सकता है, उसके बेस पे y की वैल्यू दे रखा हो सकता है, ये स्टार्टिंग वैल्यू है, तब इसके बेस पे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो सिंपली सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल बच जाएगा c, तो जो भी वैल्यू सिंप्लीफाई होकर आएगी वो c की वैल्यू हो जाएगी, फिर उस वैल्यू को उस अबव एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, आपका इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। रितिशा समझ आया? यस यस। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक लिख लिया? यस सर। रितिशा ओके, एक क्वेश्चन एक लास्ट करके दिखाइए मुझे। अगर आपको लिखा हो इफ dy dx इज इक्वल्स टू सिंपली 3x स्क्वायर प्लस 2x, find y and constant of integration if x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 1 है।
सॉल्व कीजिए। अदिति सॉल्व हो रहा है? यस सर, होने वाला। रितिशा हो गया आपसे? उससे मेरा 0 आ रहा है आंसर, मतलब ओके, देखते हैं, y चेक 0 करते आ हैं। रहा है। dy is equals to 3x square dx plus 2x dx. सिंपल इंटीग्रेशन, dy की वैल्यू हो जाएगी y, x स्क्वायर को इंटीग्रेट किया होगा तो आया होगा आंसर x क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट। अब पुट कीजिए वैल्यूज को x एंड y, तो y की जगह पे 1, x की जगह पे -1, तो -1 का क्यूब इज -1 प्लस -1 का स्क्वायर विच इज +1 प्लस c। ये -1 +1 कैंसिल आउट, तो c की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, अब इन सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए ऊपर एक्सप्रेशन में, तो आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। जीरो तो नहीं आ रहा? सर नहीं, इसमें हमने पहले c क्यों ले लिया? देखिए, जब कहीं भी मुझे इनिशियल लिमिट दे रखा हो ये, तो वहां पे हमेशा जब इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे। ठीक है, तो जो मैंने इंटीग्रेट किया तो उसके साथ में मैंने सीख लिया। ठीक, अब मुझे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x जहां जहां वो -1 पुट कीजिए, y जहां जहां +1 पुट कीजिए, देन उस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म आपका वेरिएबल होगा c, उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आया समझ? यस सर। रितिशा समझ आया आपको? यस सर। देखिए, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ फाइंड आउट करते हैं? जहां पे आपको इनिशियल लिमिट की वैल्यू गिवन होगी वहां पे फाइंड आउट करते हैं। फिर आप बोलिएगा जो हमने पीछे सॉल्व किया था डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें 2 वैल्यूज गिवन थी, तो उसके बेस पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों नहीं फाइंड आउट कर रहे थे? क्योंकि उसमें आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे 2 अलग अलग टर्म को। तो चूंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट में भी होगा, सेकेंड पार्ट में भी होगा, तो दोनों पार्ट सब्ट्रैक्ट होके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है, इसलिए वहां पे कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए जब बोलेंगे तो आपको सिंपली एक वैल्यू गिवन होगी, एक्स की एंड वाई की एक एक वैल्यू, एंड उसके बेस पे आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, ओके, तो आपका ये पूरा इंटीग्रेशन का पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, तो हमने पूरा मैथमेटिकल पार्ट पूरा खत्म कर लिया। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में
थर्ड चैप्टर मोशन स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स शुरू करूंगा। ठीक है, होप कि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई हूँ। ठीक है, फिर यस इस चीज को यूटिलाइज करना सीखेंगे हम। ठीक है रितिशा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नहीं सर। ओके, रिवाइज कीजिएगा, देन फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं फिर आगे। ठीक है, थैंक यू ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।